देखते हैं पॉलिटिकल साइंस 12th क्लास वर्ल्ड वाले बुक से शीत का दौर का एपिसोड नंबर 2। इस पूरे वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि अमेरिका और सोवियत संघ का क्या विचारधारा था। सेकेंड पॉइंट कि क्यूबा मिसाइल संकट भाई क्या था वो देखूंगा। उसके बाद ये सबसे महत्वपूर्ण है परमाणु संधि, जो कि दोनों ही महाशक्तियों के बीच हुई थी जब उनको रियलाइज़ हुआ था कि ये गलत हो रहा है, हमारे खर्चे और सैन्य जो खर्च है वो बढ़ रही है। ठीक है, इसके बाद वाले एपिसोड थर्ड के साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, नो बकवास सीधा क्लास। देखते हैं हम लोग अमेरिका और सोवियत संघ का। तो हम डायरेक्ट बोल दे अमेरिका का विचारधारा पूंजीवादी था, उदारवादी था, और सोवियत संघ का साम्यवादी था, समाजवादी था। तो भाई ये है क्या, उसको भी तो समझना है। तो पूंजीवाद, जो पूंजीवाद व्यवस्था होता है उसमें उत्पादन के जो भी साधन होते हैं, ठीक है, चाहे पूंजी जो होते हैं वह निजी स्वामित्व होता है। ठीक है, उत्पादन के साधन पे निजी स्वामित्व होता है और उसमें जो पूंजी लगता है वह निजी होता है, यानी किसी आम लोग का होता है। इसमें सरकार का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। यह कहते हैं कि स्वतंत्र औद्योगिक प्रतिस्पर्धा होना चाहिए, चाहे आप अमीर हो चाहे गरीब हो। अब पहली नंबर यहाँ देखो, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। आप ये समझो, अगर सरकार का हस्तक्षेप नहीं है, सारा सिर्फ उद्योग ही लग रहा है, ठीक है, तो क्या इन्वायरमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? इनके लिए तो अब इंटरफेरेंस करना पड़ेगा इस पे, उद्योग पे, कि आपको इतना से लेके इतना ही तक पोल्यूशन फैलाना है, चाहे अगर ज़्यादा फैलाते हो उसके लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा, चाहे कुछ भी। तो जरूरत है कि नहीं? तो इस कंटेक्स्ट में थोड़ा पूंजीवाद गंदा होता है। दूसरा नंबर, स्वतंत्र औद्योगिक प्रतिस्पर्धा। अब इतने भी स्वतंत्र ना कर दो कि दूसरे का अधिकार छीनना शुरू कर दे, है ना। पूंजीवाद में ये होता है, अब देखो जिसके पास पैसा होगा, इनका कहना है स्वतंत्र औद्योगिक प्रतिस्पर्धा होना चाहिए, चाहे अमीर हो गरीब, आइए और जितना लगाइए उतना प्राप्त कीजिए, उद्योग लगाइए और दोनों में आपस में अपने उत्पादन से लड़ाई करिए। ठीक है, तो अब ये सोच सकते हो कि इसमें क्या होगा, जिनके पास पैसा है वही उद्योग बैठाएंगे, पूंजी लगाएंगे। इसमें क्या होगा कि और अमीर अमीर और अमीर हो जाएगा, गरीब और गरीब हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है इसकी। हमारे इंडिया में कोई भी एक विचारधारा नहीं अपनाया गया है, सबको मिला के अपनाया गया है। तो उदारवाद क्या होता है? इनका कहना है कि इस विचारधारा के अंतर्गत देश में अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्रदान करने की कोशिश की जाती है। उदारवाद विचारधारा में होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता, यानी मान लो गाड़ी चल रही है, ठीक है, यहाँ टैक्स देना है, यहाँ टैक्स देना है, यहाँ टैक्स देना, मानने की बात कर रहा हूँ, ये गाड़ी जा रही है, तो इनका कहना है यहाँ पे टैक्स हटाओ, यहाँ टैक्स हटाओ, यहाँ टैक्स हटाओ, एक ही जगह ले लो। अब मैं शॉर्टकट में बताया हूँ, ठीक है। तो ये हुआ क्या, उदारवाद, यानी ज़्यादा लिबरल बनाना हो गया। अब ये ऐसा ना हो कि इतना स्वतंत्रता, मैंने पहले ही बता दिया, इतना भी लिबरल ना करे कि सबके अधिकार को काटते काटते आगे चले जाए। ठीक है, तो उदारवाद भी सही है, पूंजीवाद भी सही है, लेकिन उस पर कुछ ना कुछ अंकुश लगना चाहिए। ठीक है ना, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट का जो है हस्तक्षेप होना चाहिए, ताकि किसी का अधिकार का वॉयलेशन ना हो। ठीक है, और अमीर ना बने, गरीब और गरीब ही ना बन जाए, दोनों में बराबरी लाने की बात हो, समानता लाने की बात हो। लेकिन ये समानता लाने की बात किसने किया? ये किया सोवियत संघ ने। तो उनके जो विचारधारा थे वो देखते हैं, साम्यवाद और समाजवाद। सोवियत संघ के दो विचारधारा था, जिसमें मैंने एक का डेफिनेशन लिखा ही नहीं, क्यों नहीं लिखा अभी बताता हूँ। समाजवाद, यह समाज को महत्व देता है और समाज में समानता स्थापित करना चाहता है। तो भाई कैसे करोगे समाज में समानता स्थापित? हर एक घर में जाओगे? नहीं जाओगे। तो ये कहता है कि सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए डेवलपमेंट के लिए, समाज के डेवलपमेंट के लिए और समानता स्थापित करने के लिए। तो ये क्या कहता है कि ये सारा जो कार्य होना चाहिए समानता स्थापित, ये सरकार के प्रेजेंटेशन में होना चाहिए, यानी कि सरकार का इसमें हस्तक्षेप होना चाहिए। और इनका ये भी कहना है, समाजवाद जो फॉलोअर होते हैं उनका कहना है कि लोग का वेतन जो उनके कार्य अनुसार होना चाहिए, ये नहीं कि उनके इनका ये कहना है कि कार्य के अनुसार। मतलब ये हुआ कि अगर कोई ज़्यादा वर्क करता है तो उसे ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, जो कम करता है वर्क उसे कम मिलना चाहिए। ठीक है, तो इनका ये कहना था। हाँ, तो चलो साम्यवाद, ये नहीं कि लिंग के अनुसार महिला है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ कार्य के अनुसार क्या। तो अगर मान लो यहाँ पे होता है कि महिला होता है, उसको कहीं पे 150 ही मिलता है, उसी काम को अगर पुरुष करता है तो उसको 200 मिलता है। तो कहने का मतलब ये है, अब मान लो किसी आप जेंडर से कर लिया आपने कंपेयर, अब आप यहाँ पे किसी धर्म के अनुसार कर लो कि मुस्लिम है तो उसे भाई 150 रुपया देंगे, हिंदू है तो उसको क्या देंगे, 200 रुपया। ऐसा नहीं हो चाहिए, काम के अनुसार होना चाहिए, चाहे हिंदू है, मुस्लिम हो, महिला हो या पुरुष हो,
उससे कोई भी मतलब नहीं है। महिला पुरुष में ज़्यादा अंतर देखा जाता है, महिला को कम दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो समाजवाद का कहना था, यहीं पे साम्यवाद जो है ना, इसमें और इसमें थोड़ा ही डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है भाई? तो इसमें ये डिफरेंट है, ये सारा कुछ वही चाहता है जो समाजवाद चाहता है, लेकिन ये कहता है कि जो इसमें जो है ना सरकार का हस्तक्षेप ना हो, समाज का महत्व देता है, समाज में समानता भी स्थापित करना चाहता है, लेकिन साम्यवाद जो है यह कहता है सरकार का इंटरफेरेंस ना हो। ठीक है, और सभी लोगों को समान अधिकार हो, ये भी कहता है साम्यवाद। लेकिन सरकार, इसमें बस एक ही डिफरेंट है, ये कहता है सरकार का हस्तक्षेप हो, ये कहता है सरकार का हस्तक्षेप ना हो। तो कुछ सोवियत संघ के देश थे जो समाजवाद को फॉलो करते थे, कुछ साम्यवाद। यही समाजवाद है जो कि क्यूबा था। और क्यूबा जो था, मिसाइल संकट आपको बता दें, अमेरिका के जस्ट नीचे था, और अमेरिका तो पूंजीवाद था। तो सोवियत संघ को डर लगता था कि उनके दोस्त जो क्यूबा हैं समाजवाद, उस पर आक्रमण करके यहाँ पे पूंजीवाद ना थोप दे। ठीक है, तो इसीलिए क्यूबा मिसाइल संकट इसी के डर से होने लगा। तो देखते हैं अब हम लोग क्यूबा मिसाइल संकट। ठीक है, बस हम इस छोटे से पेज में समझ जाएंगे क्यूबा मिसाइल संकट। अगर आपने ये समझ लिया तो समझो, आपको अगर क्यूबा मिसाइल संकट में 5 नंबर का देगा लिखने तो आप लिख दोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको घुमाते हैं सोवियत संघ। सोवियत संघ जिसको अब जो है रसिया बोला जाता है, ये आप येलो पार्ट जो देख रहे हो यह रसिया, जिसको पहले बोला जाता था यूएसएसआर, सोवियत संघ। ठीक है, और क्यूबा ये आप देख रहे हो यहाँ, ये है क्यूबा। ठीक है, आप अपने वर्ल्ड मैप पे देखना, मैंने छोटे से व्यू दिखा दिया है, आप अपने वर्ल्ड मैप पे एक बार जरूर देखना। ऐसे में होगा, आपके माइंड में बना रहेगा कि क्यूबा कहाँ है, सोवियत संघ कहाँ था, जिसको अब रसिया कहा था, अमेरिका कहाँ था। तो ये रहा अमेरिका का पार्ट। ठीक है, अब देखो, यानी कहने का मतलब है कि सोवियत संघ और क्यूबा मिल और एक साथ, और किसके साथ हो गया, अमेरिका के साथ, इसी को कहते हैं क्यूबा मिसाइल संकट। तो क्या हुआ, ये घटना समझेंगे। अब देखो, जो सोवियत संघ थे, इतना रिस्पेक्ट नहीं देना चाहिए सोवियत संघ को। जो सोवियत संघ था उसके जो नेता थे वह था निकिता क्रुश्चेव। ठीक है, और जो फिदेल कास्ट्रो थे वह क्यूबा के राष्ट्रपति थे। आप सही से लिखना, मैं सिर्फ समझाने के लिए बताया। और जो अमेरिका था वहाँ के जो राष्ट्रपति थे वो थे जॉन एफ कैनेडी। ये था पूंजीवाद, ये था समाजवाद, ये था साम्यवाद। ठीक है, दोनों ही था मान लो। तो सब यहाँ पे आपने क्या देखा, सोवियत संघ यहाँ है, लेकिन इसका सदस्य जो है यहाँ पे, कहाँ पे है, अमेरिका के नीचे। तो इसको ये डर लग रहा था कि कहीं क्यूबा पे अमेरिका हमला ना कर दे, और यहाँ से जो समाजवाद है उसको हटा के कहीं पूंजीवाद या अपनी सरकार चलाना शुरू ना कर दे। ठीक है, तो 1900, और ये जो आप देख रहे हो क्यूबा, यह एक द्वीपीय देश है। तो बाबू द्वीप किसे कहते हैं? द्वीप उसे बोलते हैं जिसके चारों ओर से पानी ही पानी हो, किसी भी लैंड के थ्रू दूसरे कंट्री के साथ नहीं जुड़ा हो। ठीक है, पानी ही पानी हो। जैसे आप कभी यमुना नदी में जाते होंगे तो बीच में कहीं कहीं पे टीला देखते हैं, उसको आप द्वीप का एक प्रारूप बता सकते हो। इसी तरह से बड़ा लैंड होता है जिसके चारों तरफ पानी ही पानी होता है, उस पर जो है ना एक देश बस सकता है, उतना बड़ा लैंड होता है। ठीक है, तो उसे ही क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। आपने द्वीप समझ लिया, नहीं समझाए तो हमारा सबसे ज़्यादा व्यूज उसी पे गया है, आप उसको देख सकते हो जाके। द्वीप, प्रायद्वीप, महाद्वीप क्या होता है, महादेश क्या होता है, उपमहाद्वीप क्या होता है, ये सारा कुछ मैंने बता दिया है। चलो आगे चलते हैं। तो 1961 की बात है। मैंने क्यूबा मिसाइल संकट इसीलिए नहीं बताया था क्योंकि आपको मैंने नाटो पढ़ाया, उससे पहले जो चीज़ पढ़ाया पिछले वीडियो में, सारा 1960 से पहले का घटना है। ठीक है, तो 1961 की ये बात है कि अप्रैल में सोवियत संघ को क्या डरने लगने लगा कि अमेरिका जो है क्यूबा पे आक्रमण ना कर दे। ठीक है, तो सोवियत संघ ने क्या किया, सोवियत संघ ने किया मतलब सोवियत संघ के जो नेता थे निकिता क्रुश्चेव, वहाँ के, अब इंडिया ने क्या किया तो प्रधानमंत्री ही कोई डिसीजन लिए होंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि क्यूबा को, यानी ये क्यूबा जो है इसको अपने सैनिक अड्डे में बदलने का फैसला लिया। और 1962 में, पहले आप समझ लो, 1962 में जो यूएसएसआर के नेता थे यानी सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने
क्यूबा पे आके क्या कर देता है, परमाणु मिसाइल तैनात कर देता है। 61 में उन्हें डर लगता है, 62 में परमाणु तैनात करते हैं। डर क्यों लगता है कि आक्रमण ना कर दे अमेरिका क्यूबा पे, यानी अपनी सरकार स्थापित ना कर ले। ठीक है, तो इन्होंने निर्णय लिया कि हम क्यूबा को अपने सैनिक अड्डा में तब्दील करेंगे और 1962 में क्या करते हैं, परमाणु मिसाइल तैनात करते हैं क्यूबा के। अब देखो ये बातें 3 हफ्ते बाद पता चलती है किसको, अमेरिका को। तो भाई अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे और उनके जो भी सलाहकार थे, यानी जो भी मंत्री थे, सलाहकार जो भी थे, उन्हें डर लग रहा था कि भाई ऐसा ना करे कि तृतीय विश्व युद्ध हो जाए, ऐसा कोई स्टेप हम ना ही उठाए कि तृतीय विश्व युद्ध हो जाए। उन्होंने प्यार से सोवियत संघ के जो नेता थे निकिता क्रुश्चेव से निवेदन किया, हे भगवान, हे प्रभु, इस परमाणु को आप अपने घर लेके चले जाए, ठीक है, हमें यह डर लगता है। तो अमेरिका ने निकिता क्रुश्चेव से परमाणु मिसाइल हटाने की आग्रह की, अनुरोध की। ठीक है, तो फिर पहले तो इन्होंने अनुरोध किया, इसके साथ इन्होंने क्या किया, जो रसिया से जो जहाज क्यूबा की ओर आ रही थी, ठीक है, उसे रोक देने का फैसला लिया, यानी कि सोवियत जहाज़ों को रोका जाए ऐसा फैसला लिया। ठीक है, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति आदेश दिया कि क्यूबा की तरफ जो आने वाला सोवियत जहाज है उसे रोक दो। ठीक है, अब इस स्थिति में लग रहा था कि दोनों में जो है युद्ध छिड़ जाएगी। ठीक है, और यही जो संकट था, यही जो समय था जो आपस में सामने सामने हुआ, इन्होंने भेज दिया अपने सैनिकों की कि यहाँ की जो जहाज आ रही है क्यूबा उसको रोक दो। तो ऐसे में लग रहा था कि अब युद्ध हो के रहेगा, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। इसी ही क्यूबा मिसाइल संकट कहते हैं। ठीक है, अब आपने अच्छे से समझ लिया। अब बहुत फास्ट में क्यूबा मिसाइल संकट के जो भी मैंने लिखा है नोट्स उसे दिखा के आगे बढ़ूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्यूबा जो अमेरिका से लगा हुआ, क्यूबा अमेरिका से लगा हुआ, यहाँ पे के नहीं होगा, से कर लेना, एक छोटा सा द्वीपीय देश है। द्वीप क्या होता है मैंने बता दिया, जो कि सोवियत संघ का सदस्य था क्यूबा। 1961 के अप्रैल में सोवियत संघ को डर लगता है कि कहीं अमेरिका क्यूबा पे आक्रमण ना कर दे, क्योंकि सोवियत संघ बहुत दूर था कि अपने क्यूबा को भी रक्षा कर पाए बहुत जल्द। अमेरिका तो तुरंत अटैक कर देता। तो सोवियत संघ के नेता जो थे, यानी वहाँ के जो नेता थे निकिता क्रुश्चेव, आपको 1 पॉइंट में पूछ सकता है कि सोवियत संघ का नेता कौन था क्यूबा मिसाइल संकट के समय, और क्यूबा के प्रेसिडेंट कौन थे, अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन थे क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के समय, तो आपको याद रखना है। तो क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे में बदलने का फैसला लेता है कौन, सोवियत संघ। और 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा पे परमाणु मिसाइल तैनात कर देता है। इसमें समझाने की कोई बात है ना, मैंने अच्छे से पीछे भी बता दिया। मिसाइल तैनात कर देता है 1962 में सोवियत संघ क्यूबा पे। तब अमेरिका को 3 हफ्ते बाद पता चलता है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और उनके जो भी सलाहकार थे, ऐसा कुछ भी करने से डर रहे थे जिनसे दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध शुरू ना हो जाए, जो कि तृतीय विश्व युद्ध बन जाता। तो अमेरिका ने सोवियत संघ के नेता को परमाणु मिसाइल हटाने के लिए अनुरोध किया। उसके पश्चात क्या हुआ कि अमेरिका के राष्ट्रपति अनुरोध इधर कर भी दिया, और क्या किया, अमेरिका के राष्ट्रपति ने आदेश दिया कि यहाँ पे क्यूबा होगा, युवा लिखा गया है, क्यूबा कर लो, क्यूबा की तरफ जाने वाली सोवियत जहाज़ों को रोक दो। ठीक है, तो अमेरिका के जो भी सैनिक थे वह उतरते हैं समुद्र में, जो कि सोवियत संघ की तरफ से भेजा जाता है जहाज, कहाँ, क्यूबा, उसको रोक दिया जाता है। तो इस स्थिति में ऐसा लगने लगता है कि अब इन दोनों के बीच क्या होगा, युद्ध होकर रहेगा, लेकिन युद्ध नहीं होता है। ठीक है, जिसको क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। इसमें सिंगल मार्क्स का जो भी क्वेश्चन है बहुत सारा निकलता है, तो वो भी आप इजीली बना सकते हो अगर आपने समझ लिया है तो। चलते हैं आगे। टॉपिक है ये, शीत युद्ध जो हुआ उसको शांति करने के लिए परमाणु संधि हुई। यह परमाणु संधि कब होता है, जब दोनों को लगने लगता है यार इससे कोई बेनिफिट नहीं है, ना युद्ध कर रहे हैं और फालतू में हम दोनों जो है अपना खर्चा बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो 1960 के दशक में आप फिर एक पॉइंट लिख सकते हो, 1960 के दशक में या 1960 के उत्तरार्ध में
दोनों पक्षों ने 3 अहम समझौता किया, जो चीज़ मैं अभी बताऊंगा ही, ठीक है, लेकिन 1960 के दशक में किया था, आप ये ध्यान रखेंगे। शीत युद्ध की वजह से जो दोनों महाशक्तियों का सैन्य खर्च बढ़ रहा था, यानी कि शीत युद्ध की वजह से जो दो महाशक्तियाँ थी, अमेरिका और सोवियत संघ, दोनों की सैन्य खर्च लग रहे थे, ज़्यादा बढ़ रहे थे, क्योंकि वह एक दूसरे से मुकाबला करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हथियार बनाए जा रहे थे कि हम ताकतवर, तो हम मुकाबला करने के लिए वह ऐसा पहले से प्रिपेयर करते थे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, सैन्य खर्चा बढ़ा, तो दोनों को रियलाइज हुआ यार फालतू में खर्चा क्या किया। इस वजह से दोनों महाशक्तियों ने यह तय किया कि हम आपस में समझौता कर लेते हैं भाई साहब, जो फालतू में हम अपना खर्च कर रहे हैं और आप भी कर रहे हो, ठीक है। तो इनका ये कहा था कि चलो भाई समझौता करते हैं, जिससे इन हथियारों के उत्पादन पे रोक जा सके। कोई परमाणु बना रहा था, कोई अच्छे अच्छे हथियार बना रहे थे, दोनों बना रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने आपस में बात करने की कोशिश की और 3 समझौते किए। इस दौरान महाशक्तियों ने 3 संधियां की, महाशक्तियां यानी अमेरिका और सोवियत संघ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। तो 3 संधियां कौन कौन सा की, तो बहुत ही ध्यान से आप सुनना, आपके बुक के अकॉर्डिंग इसमें हो सकता है ये भी जो एक संधि है, इस संधि का जो नाम है ये भी लिखा हो सकता है कि परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिक्षण संधि लिखा हो सकता है, जो कि 1960 के दशक में हुआ था, 1969 के आसपास हुआ था, कंफर्म नहीं हुआ, ठीक है। तो पहला जो संधि था वह था परमाणु अस्त्र परिसीमन वार्ताएं संधि, आप भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये आपके किताब के अकॉर्डिंग मैंने बताया कि परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि भी लिखा हो सकता है। तो इन वार्ताओं के द्वारा अमेरिका और सोवियत संघ ने हथियार के उत्पादन पर रोक लगाने का प्रयास किया कि दोनों आदमी अब जो है इन संधि करते हैं और इस पे क्या करते हैं, हथियार को उत्पादन करने से रोकते हैं। दोनों ने आपस में कुछ विशेष हथियार को लेकर समझौता किया और यह फैसला किया कि इनके उत्पादन को या तो रोका जाए या तो सीमित किया जाए। इस संधि में ये बात हुआ, ठीक है। दूसरा संधि क्या था, दूसरा संधि था सीमित परमाणु परीक्षण संधि, ठीक है। तो आपके बुक के अकॉर्डिंग ये हो सकता है परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, ठीक है। तो आप बुक के अकॉर्डिंग भी इसका टॉपिक दे सकते हो, यानी 3 संधि का नाम, अदरवाइज ये भी सही है। तो यह संधि वायुमंडल के बाहरी अंतरिक्ष, यह संधि जो है वायुमंडल के बाहरी अंतरिक्ष और पानी के अंदर जो परमाणु परीक्षण किया जाता था उस पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई, ठीक है। इन पर अमेरिका और ब्रिटेन जो है सोवियत संघ ने, अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ, यहाँ पे अमेरिका और सोवियत संघ में ब्रिटेन का कोई भी भूमिका ही नहीं है, हो सकता है भूमिका, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जब हम 2 महाशक्तियों की बात करें तो अमेरिका और सोवियत संघ की बात करेंगे, ठीक है। तो 5 अगस्त 1963 को मॉस्को में हस्ताक्षर किए इस संधि पे, और यह जो है प्रभावी रूप से लागू जो हुआ 10 अक्टूबर 1963 को लागू हुआ। हो सकता है ब्रिटेन भी होगा क्योंकि अमेरिका के साथ ही था ब्रिटेन, ठीक है। चलते हैं, थर्ड जो आपका संधि हुआ था वह था परमाणु अप्रसार संधि। परमाणु अप्रसार संधि बुक के अकॉर्डिंग भी यही होगा, जो 1 जुलाई 1968 को किया जाता है। हो सकता है 1968 में लागू हुआ होगा, लेकिन इसका जो हस्ताक्षर होगा वह पहले हुआ होगा, तो मैं देख लेता हूँ। इस संधि के अनुसार उन देशों को परमाणु संपन्न देश माना गया, यानी ये जो संधि है इसमें परमाणु संपन्न देश को मानने के लिए संधि किया गया कि जो देश 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियार का विस्फोट कर चुका है, यानी इस ईस्वी से पहले परमाणु परीक्षण कर चुका है, उसको हम क्या मानेंगे, परमाणु संपन्न देश। या इसके बाद कोई परमाणु बना लिया चाहे नहीं बनाया उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर इससे पहले अगर परमाणु परीक्षण कोई किया है तो उसको परमाणु संपन्न देश माना जाएगा, ठीक है। और इस संधि के अनुसार इन देशों के अलावा कोई भी अन्य देश परमाणु हथियार का परीक्षण नहीं कर सकता, जो कि इंडिया ने किया था, आपको
याद हो तो, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस समय किया गया था। ठीक है, तो आप ये बताइए कि पहला परमाणु परीक्षण इंडिया में कब किया गया। और इस संधि पर 1968 में वाशिंगटन लंदन, मैंने सही बताया था 1 जुलाई, शुरुआत में ही बताया था 1 जुलाई 1968, थोड़ा बहुत मुझे भी याद होता है। लंदन और मॉस्को में हस्ताक्षर हुआ और इस संधि को 5 मार्च 1970 से लागू किया गया, यानी प्रभाव यानी फोर्सेबल जो है चालू हुआ। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में गुड निरपेक्ष के साथ। तो वीडियो यहीं साथ करते हैं। आपके लिए जो क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, अगर आपने नहीं किया तो उसे कर लेना। बाय बाय तब तक के लिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।